दोस्तों, यह मौलिक अधिकारों का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए और आप YouTube पर RK ऑल स्टडी सर्च करें, वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को फ्रेश करें। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक है। तो दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 25 क्या कहता है आपका, किसी भी धर्म को मानने, आचरण व प्रसार करने की छूट। किसी भी धर्म को मानने या प्रसारण करने की आपको क्या है, छूट है। अब दोस्तों, आपको याद कैसे करना, याद ऐसे करना है, 25 का आप कर लो पक्षी। 25 का पक्षी, कोई भी पक्षी किसी भी धर्म को नहीं मानता है और ना ही किसी भी धर्म का प्रचार करता है। कौन? पक्षी। अनुच्छेद 25, आप इसे ऐसे याद करें। तो चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों आपका अनुच्छेद 26। ये कहता है धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। मतलब इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि धार्मिक कार्यक्रम या प्रोग्राम में स्वतंत्रता। अब दोस्तों, आपको याद कैसे करना, याद ऐसे करना, 26 का आप 26 का से हटा दीजिए, 26 का से हटा दीजिए और अब आपको याद करना छवि। छवि किसकी अच्छी होगी? जो धार्मिक कार्य करेगा, धार्मिक प्रोग्राम करेगा, उसकी छवि में क्या होगा? सुधार आएगा। तो 26 से 26 आप इसे ऐसे याद करें। दोस्तों, अनुच्छेद 27 है आपका धार्मिक संपोषित और धार्मिक कार्यक्रमों में पैसा लगाने की छूट। अब दोस्तों, आपको याद कैसे करना, याद ऐसे करना है, 27 का करना है सताना। 27 का सताना। अगर आप दूसरे धर्म में पैसा देते हो तो आपको कोई भी नहीं सताएगा, ना आपको इनकम टैक्स, ना कोई अधिकारी आपको आकर सताएगा। आप किसी भी धर्म में पैसा दे सकते हैं, आपको छूट है, आपको कोई नहीं सताएगा। 27 सताएगा। दोस्तों, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए है, डोंट माइंड। तो चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों आपका अनुच्छेद 28। ये क्या कहता है आपका, ये कहता है धार्मिक उपासना कार्यक्रमों में उपस्थित होना। क्या है? जो धार्मिक उपासना का मतलब पूजा पाठ जो भी है उसमें उपस्थित होना। अब दोस्तों, आपको याद ऐसा करना है क्या एक धर्म की शिक्षा या उपासना के लिए दूसरे को बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, इसका अनुच्छेद ऐसे याद रखना, कोई सा भी धर्म हो, दोनों हाथ उठाकर ही उपासना या पूजा करी जाती है। दोनों हाथ, तो दोनों हाथ, हाथ का कर लें 8, दोनों 8 और 28, ये आपको याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है दोस्तों आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अब दोस्तों, अनुच्छेद 29 कहता है आपका अल्पसंख्यकों के लिए हित का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के लिए हित का संरक्षण। अब दोस्तों, आपको कैसे करना, अनुच्छेद 29, तो 29 का आप कर लें उन्नति। उन्नति 29 उन्नति, आप उन्नति। अब उन्नति किसकी होनी है या विकास किसका होना? अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए उन्नति या विकास करना है। तो 29 और उन्नति आप इसे ऐसे याद करें। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 30 आपका कहता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधित संरक्षण दिए जाएंगे। तो दोस्तों 30 ये कहता है अगर इन्हें उन्नति के लिए या विकास के लिए शिक्षा में छूट देनी होगी तो क्या है,
शिक्षा में छूट देनी होगी। तो जब ये सुनेंगे तो वो क्या, तीर तीर हो गए, तीर तीर मतलब फैल गए, तीर तीर तो क्या 30, तीर तीर 30। आप इसे ऐसे याद करें, क्योंकि अल्पसंख्यकों को जब शिक्षा में छूट मिलेगी तो क्या। नेक्स्ट है दोस्तों आपका और मौलिक अधिकारों का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका अनुच्छेद 32, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। अब दोस्तों आप कहेंगे कि अनुच्छेद 31 कहाँ है, तो जो संपत्ति का अधिकार है वो 31 अनुच्छेद में था, जो हटाकर इसे अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया, और ये 44वां संविधान संशोधन था जो 1978 में किया गया था। दोस्तों अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब दोस्तों संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहते हैं। क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, अगर एग्जाम हॉल में आ जाए तो कन्फ्यूजन सारा है। तो दोस्तों क्वेश्चन सेम, आत्मा 2 फंसेंगे, बचेंगे कैसे इससे। तो दोस्तों बचना आपको इससे ऐसे, अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा अनुच्छेद 32। और आपसे ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो होगा आंसर आपका प्रस्तावना। आप इसे के डिफेक्ट को समझें। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो होगा आपका आंसर प्रस्तावना। और अगर भीमराव अंबेडकर द्वारा पूछा जाए तो होगा अनुच्छेद 32। आप इसे ऐसे याद करें। अगर दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके संरक्षक हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं। क्योंकि अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 326 हाई कोर्ट, ये दोनों मिलकर 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं जो हमारे संविधान में। तो चलते हैं यहाँ पर, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये पहली रीट है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्या है, ये किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और 24 घंटे के अंदर कहाँ मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। 24 घंटे के अंदर क्या मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है इसे। तो ये इनकी पहली रीट है। चलते हैं दूसरी है इसकी आपकी परमादेश। दोस्तों ये है दूसरी परमादेश, ये उसके लिए है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा की जाती है। ये स्पेशली सरकारी अधिकारियों के लिए है और ये बताता है यदि वे अपना कार्य ठीक नहीं कर रहे हैं या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें ये आदेश दिया जाता है कि वे अपना कार्य ठीक ढंग से करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये इन्हें बताया जाता है इसमें परमादेश में। तो चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों आपका यह प्रतिच्छेद लेख। ये प्रतिच्छेद लेख है दोस्तों आपका, यानी कि ऊपरी न्यायालय जारी करेगा निचले न्यायालयों को, जैसे का एससी और डीसी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये ऐसे। तो इसका ये कार्य है दोस्तों, ये कार्य आपके प्रतिच्छेद से बाहर है, इस पर आप कार्य ना करें। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहता है कि आप इस पर कार्य ना करें, ये आपके प्रतिच्छेद है, आप इससे बाहर हैं। या हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहता है कि ये इस कार्य को आप ना करें, ये आपके प्रतिच्छेद से बाहर है। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण क्या करता है, ये भी इसका भी यही कार्य है दोस्तों। ऊपरी न्यायालय से निचले न्यायालय को आदेश देता है कि इस लंबे मुकदमे के
को मेरे पास भेज दो, ये आपके क्षेत्र में नहीं है, या इस लंबे मुकदमे को मेरे पास भेज दो, मैं इसके अधीन हूँ, मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। ये उत्प्रेक्षण इसके लिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अधिकार परीक्षा लेख। ये बताता है दोस्तों क्या एससी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई भी सार्वजनिक अधिकारी बनता है और वह संवैधानिक रूप से उस पद को ग्रहण कर लेता है, और जब यह रिट जारी की जाती है तो आप उससे ये पूछा जाता है, इस तरह से तहकीकात की जाती है कि आप इस पद के लायक हैं या नहीं, और उनसे लिखित रूप में जवाब सवाल किए जाते हैं। अगर वह उनके जवाब सवाल दे देते हैं तो क्या है, वह इस पद के अधीन है और वह इस पद पर बने रहते हैं। अगर दोस्तों वह इस पद के अधीन नहीं है तो उन्हें क्या हटा दिया जाता है।